हेलो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों, प्रैक्टिकल क्लास में आज हम प्रोटोजोआ के बाकी बचे हुए एनिमल्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले बच्चों, मैं आप लोगों को प्रोटोजोआ का वर्गीकरण और उसमें उपस्थित जितने भी जीव जंतु हैं उनको बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। देखो बच्चों, कई बच्चे मुझे पर्सनली फ़ोन करके और उसमें पूछ रहे हैं कि मैडम हम रिकॉर्ड कैसे बनाएं। मैंने सबसे पहले एक क्लासरूम स्टडी के अंदर आपको यूग्लिना का डायग्राम बना के और ये तरीका बताया था कि आप किस तरीके से फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी रिकॉर्ड को बनाएंगे। तो आपको जो डायग्राम है वो डायग्राम और उसका वर्गीकरण पेंसिल से ड्राइंग शीट पे लिखना है और उसके जो करेक्टर्स हैं वो आपको राइटिंग शीट पे लिखने हैं। सिर्फ 2 पॉइंट हैं जिसके लिए बच्चे बार बार परेशान होते हैं और फ़ोन करते हैं। तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, आप लोगों को उसका डायग्राम और उसका वर्गीकरण ड्राइंग शीट पे करना है और उसके जो करेक्टर्स हैं वो आपको राइटिंग शीट पे लिखने हैं। अब देखिए, जैसे हम फोरामेनिफेरस शेल्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। फोरामेनिफेरस शेल जिसका वर्गीकरण है फाइलम प्रोटोजोआ, उपसंग है प्लाज्मोडर्मा, क्लास राइजोपोडा, ऑर्डर फोरामेनिफेरा, जीनस फोरामेनिफेरा ऊज। देखिए, ये वाले जो जंतु हैं इनके कवच सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, जैली पदार्थ और मिट्टी के कणों से रचित होते हैं जो जंतु के मृत होने पर समुद्र तल पर एकत्रित होते रहते हैं। कवच जो हैं इनके छिद्रित या अछिद्रित प्रकार के भी हो सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी कवच में 90% कैल्शियम कार्बोनेट, 10% सिलिका मैग्नीशियम सल्फेट और अन्य कंपाउंड होते हैं। ये समुद्र में अधिक दाब पर लंबे समय तक बने रहने पर चौक व चट्टानों का निर्माण करते हैं। अनेकों स्थान पर इस प्रकार एकत्रित चूने के पत्थरों के भंडार प्राप्त होते हैं और इन भंडारों का उपयोग इमारत बनाने व तेल उद्योग में किया जाता है। तो ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ये जो पॉइंट मैंने बता रही हूँ वो आप लोग राइटिंग शीट पे लिखेंगे। उसके बाद आइए मोनोसिस्टस। मोनोसिस्टस इसका फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा, क्लास स्पोरोजोआ, सब क्लास टीलोस्पोरोइडिया, ऑर्डर ग्रेगेनाइडिया, जीनस मोनोसिस्टिस। तो सबसे पहले ये एनिमल कहाँ रहते हैं? ये केंचुए के शुक्राशय में रहने वाले अंतः परजीवी हैं। तो मैं आपको शुरू से कह रही हूँ बच्चों, हर एनिमल की आपको उसकी जो रहने वाला स्थान है उसके बारे में अवश्य लिखना है। मोनोसिस्टस की परिपक्व सक्रिय अवस्था ट्रोफोजाइट कहलाती है और इस अवस्था में ये लंबा, चपटा, बेलनाकार और दोनों सिरों पर नुकीला सिगार की आकृति का होता है। देह का कोशिका द्रव्य बाह्य द्रव्य और अंत्य द्रव्य में विभक्त होता है। देह पर अनेक अनुदैर्य रेखांकन होते हैं। परजीवी जीवन के कारण संचलन, अंग संकुचनशील रिक्तिका और मुख अनुपस्थित होती है। ये इसकी खास बात है क्योंकि पैरासिटिक जीवन है। तो पैरासिटिक जीवन के कारण इनमें अडेप्टेशंस आते हैं और ऐसे अंग जो कि परजीविता के अनुकूलित नहीं होते हैं उनका ह्रास हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। प्रजनन क्रिया विसर्पण विधि से होती है और जंतु में लैंगिक विधि से जनन क्रिया होती है और जंतु की संक्रमण अवस्था स्पोरोजॉइट कहलाती है और द्विपीढ़ी जंतु है जिसमें युग्मक कोशिका की लैंगिक पीढ़ा का स्पोरोजॉइट की अलैंगिक पीढ़ी के साथ एक अंतरक्रम पाया जाता है। स्पोर या बीजाणु पुटियाँ परपोषी की मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाती हैं जो जीवित बनी रहती हैं। केंचुए द्वारा मिट्टी के भक्षण करने पर संक्रमण हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एनिमल पे हमारे हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जिसका वर्गीकरण है प्रोटोजोआ, संघ इसका प्रोटोजोआ,
सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा, क्लास स्पोरोजुआ, सब क्लास टीलोस्पोरोडिया और जीनस इसका प्लाज्मोडियम है। ये मनुष्य एवं अन्य कशेरुकी जंतुओं के रक्त में पाए जाने वाला अंतः परजीवी है और ये बहुत ही भीषण रोग फैलाता है जिसे मलेरिया कहते हैं। मलेरिया की 4 प्रमुख जातियां पाई जाती हैं: प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेली। ये जितने भी गर्म देश हैं उनमें मनुष्य इसका प्राथमिक पोषक होता है और मादा एनाफिलिस मच्छर इसका कैरियर यानी कि वाहक पोषक होता है, जो कि प्रोटोजोआ को एक रोगी से दूसरे रोगी तक ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मोडियम की सक्रिय अवस्था ट्रोफोजाइट कहलाती है। ये पोषक यानी कि मनुष्य की यकृत, प्लीहा और लाल रक्त कणिकाओं के भीतर रहकर इनकी कोशिका द्रव्य का भक्षण करती है। इसके जीवन चक्र में 2 प्रकार से जनन होता है। अलैंगिक चक्र जीवन मनुष्य के यकृत और लाल रक्त कणिकाओं में पूर्ण होता है, जिसे शाइजोगिनी विधि कहते हैं, और शाइजोगिनी विधि के द्वारा ये क्रिप्टोजॉइट को जन्म देता है। लैंगिक जीवन चक्र मादा मच्छर के आमाशय में बिताया जाता है, जहाँ पर युग्मक बनते हैं और युग्मनज बनकर अंत में संक्रमण अवस्था हेतु स्पोरोजॉइट बनाते हैं। मनुष्य में जीवन चक्र के दौरान ये अनेक प्रावस्थाओं से गुजरता है, जिसमें अमीबॉइड, ट्रोफोजॉइट, सिग्नेट रिंग स्टेज और रोजेट अवस्था होती है। इसमें जो सिग्नेट रिंग अवस्था होती है उसी को यदि आरबीसी में जब ब्लड टेस्ट होता है और उसी में यदि ये सिग्नेट रिंग फेज नज़र आ जाती है तो ये पता चल जाता है कि रोगी को प्लाज्मोडियम द्वारा ग्रसित है। इसके पश्चात आइए पैरामीशियम पे, जिसका फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा और ऑर्डर होलोट्राइका और जीनस पैरामीशियम है। इसका आपको डायग्राम बनाना है बच्चों, बहुत अच्छा। ये बिल्कुल देखने में बिल्कुल जैसे कि चप्पल जैसा नज़र आता है और ये स्वच्छ जल के जलाशयों में और पाया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्वच्छ जल के जलाशयों में पाया जाता है और जहाँ पर सीवेज का पानी के अंदर आना होता है तो वो सीवेज के साथ ये जल में तैरता हुआ लगभग संसार के सभी भागों में नज़र आता है। और पैरामीशियम की मुख्य जातियाँ इसमें जो पाई जाती हैं, पैरामीशियम कॉर्डेटम जो कि आपके सामने है, पैरामीशियम ऑरेलिया, ठीक है, 80 से 350 माइक्रोन लंबा, और इसलिए इसे स्लीपर एनिमल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो शेप है वो चप्पल के समान होती है। इसकी देह पर पतला पेलिकल का आवरण पाया जाता है और किनारों पर ट्राइकोसिस्ट के छिद्र उपस्थित होते हैं। ट्राइकोसिस्ट रक्षात्मक और आहार पकड़ने या जंतु के को जल में स्थिर करने के काम में लिए जाते हैं। देह पर लगभग 14,000 सीलिया पाई जाती हैं, जो कि बेसल ग्रेन्यूल यानी कि आधार कणिका से निकली हुई होती हैं। जंतु की अधर पार्श्व दिशा पर एक बड़ा लंबा खांच होती है, इसे पेरिस्टोम कहते हैं। ये वेस्टिब्यूल से होकर साइटोस्टोम और साइटोफेनिक्स में खुलता है और जो कि निर्माणाशील आहार रिक्तिका में खुलती है। जंतु का कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभाजनशील होता है। एक्टोप्लाज्म गाढ़ा और एंडोप्लाज्म तरल होता है। एंडोप्लाज्म में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और अनेक फूड वैक्यूल पाए जाते हैं। पैरामीशियम कॉर्डेटम में सेम के बीच के आकार का एक मैक्रोन्यूक्लियस और इसी की खांच में स्थित एक छोटा माइक्रोन्यूक्लियस होता है। जंतु में पोषण प्राणीसम प्रकार का होता है। आहार में इसके बैक्टीरिया अधिक होते हैं। जंतुओं में अनेक विधियों द्वारा जनन होता है। इनमें अलैंगिक विधि से होने वाला अनुप्रस्थ विभाजन,
लैंगिक विधि से होने वाला कॉन्जुगेशन यानी कि संयुग्मन होता है। पैरामीशियम बाइनरी फिशन, इसकी स्लाइड बच्चों आप लोगों को लैब में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी आप इसका डायग्राम और इसके करेक्टर आप लोग रिकॉर्ड में बना लें। इसके साथ आपको वर्गीकरण नहीं लिखना है। इसमें अलैंगिक विधि से द्विविभजन द्वारा देह का अनुप्रस्थ दिशा में विखंडन होता है। इस प्रकार का जनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जंतु जनन क्रिया के आरंभ होने पर भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है। इसकी मुख खांच व मुख गुही रचनाएं हृदयशीय होने लगती हैं। लघु केंद्रक में सूत्री विभाजन की जटिल क्रिया प्रारंभ हो जाती है और केंद्रक कला बनी रहती है। केंद्रक में गुणसूत्र जो संख्या में 36 से 150 तक होते हैं प्रकट होने लगते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड्स में दिखाई देता है। ये प्रोफेज अवस्था होती है। मेटाफेज अवस्था में लघु केंद्रक के भीतर गुणसूत्र विषुवत रेखा पे व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज में गुणसूत्र पृथक होकर अपने अपने सिरों की ओर गमन करते हैं और टीलोफेज अवस्था में लघु केंद्रक बड़े होने के उपरांत मध्य में से विभक्त होकर दोनों सिरों पर 2 मैक्रोन्यूक्लियस के रूप में संगठित हो जाते हैं। जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो लंबाई में बढ़ता है और मध्य में संकीर्णन द्वारा 2 मैक्रोन्यूक्लियस या में विभक्त हो जाता है। ये वाला विभाजन एमाइटोटिक तरीके से होता है। पुनः जंतुओं में 2 मुख खांच बनने लगती है, एक देह के अगले भाग में और दूसरी देह के पश्चिम भाग में, और दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी पूर्व की भांति बनी रहती हैं। शरीर के मध्य में एक खांच प्रकट होकर गहरी होती है और दोनों जंतुओं में से एक एक मुख खांच व एक एक संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। अब आइए नेक्स्ट है पैरामीशियम कॉन्जुगेशन। पैरामीशियम कॉन्जुगेशन इसके जनन की लैंगिक विधि है जो कि विपरीत परिस्थितियों में ही आरंभ होती है। एक ही जाति के 2 पैरामीशियम जो भिन्न भिन्न प्रकार से संगम करते हैं कुछ समय तक इस क्रिया हेतु साथ साथ रहते हैं। इस समय ये भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं। दोनों जंतुओं के मिलने के स्थान पर पेलिकल हासित हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है और इनके मध्य एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज का निर्माण हो जाता है। दोनों जंतुओं के गुरु केंद्रक छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाते हैं। इनके लघु केंद्रक में 2 बार विभाजन होते हैं और इन दोनों में से प्रथम न्यूनकारी होता है और 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक संयुग्मक से नर केंद्रक चलकर दूसरे संयुग्मक में आकर मादा युग्मक केंद्रक से मिलकर एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण या सिनकैरियन का निर्माण कहलाते हैं। ये क्रिया एम्फीमिक्सिस कहलाती है। इस क्रिया के आरंभ होने के 12 से 48 घंटे पश्चात जब एम्फीमिक्सिस की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो कॉन्जुगेंट्स अलग हो जाते हैं और अब इनको एक्स कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। इन 8 में से 4 मैक्रोन्यूक्लियस और 4 माइक्रोन्यूक्लियस के रूप में प्रकट होते हैं। 4 में से 3 माइक्रोन्यूक्लियस नष्ट हो जाते हैं और 1 माइक्रोन्यूक्लियस व 4 मैक्रोन्यूक्लियस बचते हैं। इस अवस्था में पैतृक जंतु का विभाजन द्विविभजन द्वारा विखंडन होता है और प्रत्येक नए बने डॉटर पैरामीशियम में 2 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है। ये पैरामीशियम पुनः द्विविभजन द्वारा विखंडित होकर अंत में 4 डॉटर पैरामीशियम को जन्म देते हैं। इनमें से प्रत्येक में 1 माइक्रोन्यूक्लियस और 1 मैक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। ओपेलाइना, बैलेंटीडियम और निक्टोथीरिस, ये तीनों एनिमल ऐसे हैं जो कि फ्रॉग के रेक्टम में एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं और तीनों साथ पाए जाते हैं। इसलिए आप याद रखें, इन तीनों को आप एक साथ नाम याद रखेंगे और इनका नाम है निक्टोथीरिस, ओपेलाइना और बैलेंटीडियम। इनका फाइलम देख लीजिए, मैं बोल देती हूँ। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा, क्लास ओपेलाइनेटा और जीनस इसका ओपेलाइना है।
निक्टोथीरस, बैलेंटिडियम और ओपेलाइना, ये तीनों ही जो एम्फीबिया में एनिमल्स होते हैं उनके रेक्टम में, उनके मलाशय में ये एज ए एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें रेक्टल सीलिएट के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए वर्टिसेला। वर्टिसेला घंटी के आकार का एनिमल है। क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ, सबफाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलेटा, यूसीलेटा और पेरिट्राइका वर्टिसेला। हेलो मोटो।